हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 34 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है रेज्यूमे राइटिंग। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द फंक्शनल रेज्यूमे, द कम्बिनेशन रेज्यूमे, अप्रोच फॉर राइटिंग रेज्यूमे, प्रूफ रीडिंग ऑफ रेज्यूमे। तो आइए वन बाय वन इनको डिटेल से देखते हैं। एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे के बारे में। फंक्शनल रिज्यूमे कौन सी होती है? फंक्शनल रिज्यूमे रिज्यूम एम्फसिस अ लिस्ट ऑफ स्किल एंड अकम्पलिशमेंट। यानी कि एक फंक्शनल रिज्यूमे जो होती है उसका एम्फेसिस होता है आपकी स्किल्स के ऊपर और आपके अकम्पलिशमेंट के ऊपर। आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉयर एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस सबऑर्डिनेट section. This pattern stresses the individual area of competence, so it's useful for the people who are just entering the job market, who want to redirect their careers or have little continuous career related experience। यानी कि आपके एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको हेल्प करती है ये फंक्शनल रिज्यूमे जो होती है। ये उन लोगों के लिए होती है जो कि अभी अभी बिजनेस वर्ल्ड में इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं या एक स्टार्टिंग पोजीशन पे काम करना चाह रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपकी स्किल्स होती हैं, आपकी अकम्पलिशमेंट होती हैं, यानी कि आपने स्कॉलरशिप ली है या अच्छी सीजीपीए स्कोर की है या आप यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के साथ जुड़े रहे हैं, आपने अच्छा काम किया, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और दूसरा आपके सबऑर्डिनेट एक्सपीरियंस और एकेडमिक एक्सपीरियंस होते हैं और सबऑर्डिनेट सेक्शंस वगैरह इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एम्प्लॉयर को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, क्या क्या चीज़ करना चाहते हैं और आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? विदाउट हैविंग टू रीड थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयर कैन सी व्हाट यू कैन डू फॉर देम। यानी कि आपके जो एम्प्लॉयर हैं उसको हेल्प करते हैं कि वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जिस हिसाब से उनको बंदा चाहिए, क्या आप वो सब काम कर सकते हैं। आपकी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ और आपका जो एजुकेशन है वो इस हिसाब से है कि आप उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें। अगर आपने कोई जॉब एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो आप लिख सकते हैं। यू कैन डी एम्फेसाइज एनी लैक ऑफ करियर प्रोग्रेस और लेंथी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप जो है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस चाहिए, जो आपने कोई आप बहुत ज़्यादा, आपने इस चीज़ के बारे में नहीं लिखना कि आपके करियर में प्रोग्रेस नहीं हुई या आपको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। यानी कि आपकी अगर एज बहुत ज़्यादा है और आपने अभी तक एम्प्लॉयमेंट नहीं की, कोई भी रीज़न हो सकता है उसकी वजह से कि आपको मिली नहीं या आपको ज़रूरत नहीं थी, तो आपने इन चीज़ों को नहीं लिखना कि आपने अगर करियर में, अगर आपने इस पॉइंट को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। जैसे आपने आज से 5 साल पहले जॉब की थी और बस 2 साल जॉब की, उसके बाद आपने कोई जॉब ही नहीं की, तो आपने ऐसा नहीं लिखना है। इससे क्या होगा कि अनसीरियस एटीट्यूड जाएगा आपका, कि आपके एम्प्लॉय को लगेगा कि ये बंदा सीरियस नहीं है जॉब को लेकर। अगर हम इसको यहाँ जॉब भी दे देते हैं जो 1 महीना 2 महीने साल करेगा, उसके बाद ये नहीं करेगा क्योंकि शायद इसको जॉब की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कैरियर जंप आपके उसमें आ रहा है रिज्यूमे में, तो उसको आप मत लिखें। रेलिवेंट स्किल्स के अंदर क्या लिखते हैं? पर्सनल सेलिंग रिटेलिंग स्किल अगर आपके पास वो है, पब्लिक इंटरेक्शन में आपने कोई काम किया है वो लिख सकते हैं, किसी बिजनेस को आपने मैनेज किया है छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे, कोई शॉप वगैरह या कोई फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे अगर आपने कोई काम किया है तो वो आप लिख सकते हैं। अब ये फंक्शनल रिज्यूमे हो गया। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शनल रिज्यूमे को हमने देख लिया। अब एक और रिज्यूमे होती है कम्बिनेशन रिज्यूमे। A combination resume include the best feature of the chronological and functional approach. Nevertheless, it's not commonly used and it has two major disadvantages. कम्बिनेशन रिज्यूमे को आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे होते हैं और फंक्शनल अप्रोचेस होती है। इन दोनों को मिला के एक नई रिज्यूमे बनती है जो कि कम्बिनेशन रिज्यूमे कहलाती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? इसके दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। क्या? एक तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इतना टाइम नहीं होता। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करने आए हैं कि इट जस्ट रिक्वायर्ड 45 सेकेंड टू मेक एन इम्प्रेशन बाय योर रिज्यूमे टू द एचआर मैनेजर। के एक एचआर मैनेजर जो आपकी रिज्यूमे पढ़ रहा है उसके, वो एक 45 सेकेंड के अंदर वो अंदाज़ा लगा सकता है। 45 सेकेंड इज़ इनफ कि वो अपना इंप्रेशन उसका मेड हो जाता है कि आप उसका इंटरेस्ट ग्रैब कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। इट कैन बी रिपीटियस। इसके अंदर क्या होता है कि रिपीट हो रही होती हैं ऑब्जर्वेशनें और स्किल्स और अकम्पलिशमेंट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो रही होती हैं। इस वजह से इसको, ये दो मेजर डिसएडवांटेज की वजह से इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि ये देखें, एक कॉम्बिनेशन रिज्यूमे की दी हुई है कि आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, स्किल एंड कैपेबिलिटीज़ आ रही हैं, स्पेशल इवेंट एक्सपीरियंस आ रहे हैं, एजुकेशन आ रही है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ रही है। तो ये देखें, आपकी स्किल एंड कैपेबिलिटीज़ जो हैं और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही होंगी और बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाती है, तो इसको इस वजह से अवॉइड किया जाता है। कंपोज योर रिज्यूमे टू इम्प्रेस। यानी कि आपकी रिज्यूमे इस तरीके से बननी चाहिए कि आपका मेन टारगेट हो अपना इंप्रेशन क्रिएट करना हो। जो बंदा आपकी रिज्यूमे रीड कर रहा है, एम्प्लॉयर जो है आपका, उस पर आपको इंप्रेशन क्रिएट करना है बाय योर रिज्यूमे। आप अपनी रिज्यूमे जो है वो सिंपल और डायरेक्ट स्टाइल में लिखें, शॉर्ट क्रिस्प फ्रेज यूज़ करें,
इससे पहले कि आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिखें और पूरी कहानियाँ लिखें, फोकस करें कि आपके रीडर को क्या चीज़ चाहिए। आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उस जॉब में जो रिक्वायरमेंट है आप कोशिश करें आपकी रिज्यूमे के अंदर उस रिक्वायरमेंट से एसोसिएटेड ही स्किल्स हों। ऐसा ना हो कि उनको डिजिटल मार्केटर चाहिए और आप अकाउंटिंग के बंदे हो और अकाउंटिंग की रिज्यूमे उठा के सेंड कर दें। तो इसमें क्या होगा, बार बार आपकी अपनी रिज्यूमे में एडिटिंग करनी होगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आप अपना मकसद भी देखें, गोल भी देखें कि आप एक जॉब हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए अगर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है तो इट्स वर्थ इट। आप मेहनत करें, उसको एडिट करें एंड देन सेट करें अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। अवॉइड यूजिंग द वर्ड आई, इंस्टीड स्टार्ट योर फेस विद इंप्रेसिव एक्शन वर्ब सच एज दिस। यानी कि ये एक्शन वर्ब्स दिए हैं, आप कोशिश करें अपने सिंपल टेंसेस की जगह या सिंपल वर्ड्स की जगह आप कोशिश करें कि आप इनमें से कोई वर्ड जो है वो यूज करें। अवॉइड वीक स्टेटमेंट ना दें, यानी कि आप इस तरीके से ना कहें रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ न्यू ब्रांच, डेवलप्ड अ न्यू ब्रांच। यानी कि आप ये बोलेंगे मैं भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एक नई ब्रांच बनाने के लिए, बल्कि आप इसको इस तरीके से लिखें कि मैंने अपनी वर्किंग के दौरान एक नई ब्रांच सेटअप की है। आई वॉज इन चार्ज ऑफ कस्टमर कंप्लेन, हैंडल ऑल कस्टमर कंप्लेन। देखिए सिंपल सी बात है, लेकिन आप खुद देखें कि किससे इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। यूज एक्टिव स्टेटमेंट दैट शोज रिजल्ट। आप कोशिश करें कि अपनी अकम्पलिशमेंट को लिस्ट करें, आप अपना नाम दें, एड्रेस दें, एकेडमिक क्रेडेंशियल वगैरह दें, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दें, एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट, अपने रेलिवेंट पर्सनल डेटा दें। जो चीज़ें रेलिवेंट हैं उन चीज़ों को लाजमी लिखें, यानी कि आप अपनी रिज्यूमे के अंदर अपनी अकम्पलिशमेंट लाजमी लिखें, अपना नेम लिखें, एड्रेस लिखें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या आपकी अचीवमेंट है, ये सारी चीज़ें आप लाजमी लिखें। अपने रेलिवेंट पर्सनल डेटा भी दें। कैरियर ऑब्जेक्टिव और समरी ऑफ क्वालिफिकेशन। रिमेंबर योर गोल इज टू जनरेट इंटरेस्ट इमीडिएटली। यानी कि आपका जो मेन गोल होना चाहिए कि आपने आपकी रिज्यूमे उठाया और वो इंस्पायर हो जाए। यानी कि आपको हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 45 सेकंड के अंदर अंदर आपने इंप्रेशन क्रिएट करना है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ कैरियर ऑब्जेक्टिव समरी क्वालिफिकेशन, मार्केटिंग पोजीशन इन अ ग्रोइंग कंपनी रिक्वायर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन। यानी कि एक मार्केटिंग पोजीशन है, एक अच्छी कंपनी जो कि ग्रो कर रही है, उनको एक इंटरनेशनल एजुकेशन वाला बंदा चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की क्या आप लिख सकते हैं, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंटरनेशनल बैंकिंग विद ट्रैक रिकॉर्ड। यानी कि आप इंटरनेशनल बैंकिंग का आपको एक्सपीरियंस है 10 साल का और आपके पास उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। द कैरियर ऑब्जेक्टिव और समरी मे बी द ओनली सेक्शन रीड फुली बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपके जो कैरियर ऑब्जेक्टिव हैं और जो समरी है इसको एम्प्लॉयर जो है वो बड़ी अटेंशन के साथ रीड करता है। सो इफ़ यू इंक्लूड एदर वन मेक इट स्ट्रॉन्ग, कंसाइज एंड कन्विंसिंग। यानी कि आप ये फीचर्स इसके अंदर होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और कन्विंसिंग होनी चाहिए। एजुकेशन, इफ़ यू आर स्टिल इन स्कूल, एजुकेशन इज प्रोबेबली योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट। अगर आप यूनिवर्सिटी में, जैसे आप अभी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब एंड एजुकेशन एक साथ कर रहे हैं, तो आपका ये स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट होना चाहिए कि मैं जॉब के साथ साथ एजुकेशन कर रहा हूँ। तो इससे पहला इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि ये बंदा जॉब भी कर रहा है और साथ साथ पढ़ भी रहा है, यकीन है इसमें कुछ करने की लगन है, ये ग्रो करना चाहता है, इसमें एक चार्म होगा, इंस्पायरिंग होगी। ये वो बंदा जो जिंदगी में सब कुछ ले चुका है, वो पढ़ नहीं रहा, सिर्फ काम कर रहा है, 9 to 5 उसने आना है, जॉब करना है और चिल मारना है, उससे ज़्यादा आपको तवज्जो दी जाएगी। एक बिल्कुल फजूल सा पॉइंट लोगों के जहन में होता है, यार मैं एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ और जॉब कर रहा हूँ तो मुझे जॉब मिल ही नहीं सकती, पहले कंप्लीट कर लूँ फिर मिल जाएगी। आप ट्राई करते रहें, लिंक्डइन अकाउंट बनाएं और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना शुरू कर दें। अगर आपने बैचलर नहीं कर लिया, 2 सेमेस्टर रह गए, आप अप्लाई करें बैचलर्स की जॉब पे कि दिस इज माई फाइनल सेमेस्टर और ये और वो आप अप्लाई करें। आपको इंटरव्यू के टेबल तक तो लेके जाएगी वो जॉब। प्रेजेंट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड इन डेप्थ चूजिंग फैक्ट दैट सपोर्ट योर थीम। यानी कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को इस तरीके से दें कि वो आपकी थीम को सपोर्ट करे। थीम क्या है कि जिस पोजीशन के लिए जॉब आई है उस जॉब के अकॉर्डिंग पहले तो आप कोशिश करें कि अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढने की कोशिश करें, और जब ऐसी जॉब आप मिल जाए तो उस जॉब में जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अपनी सीवी बना के सेंड करें। योर मेजर एंड माइनर फील्ड ऑफ स्टडी, सिग्निफिकेंट स्किल एंड एबिलिटीज यू हैव डेवलप इन योर कोर्स वर्क एंड द डिग्री ऑफ सर्टिफिकेशन यू हैव अर्न। आपकी जो मेजर और माइनर फील्ड होनी चाहिए, आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आपकी एबिलिटीज होनी चाहिए, आपका कोर्स वर्क होना चाहिए, कौन सी आपने डिग्रीज हासिल की हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट हासिल किए, ये सारी चीज़ें आप अपने एजुकेशन सेक्टर में रिज्यूमे के लाजमी कवर करें। इंडिकेट इनकम्प्लीट एजुकेशन, यानी कि अगर आप अभी बैचलर आपने कंप्लीट नहीं किया, ये नहीं आप लिख देंगे बैचलर कंप्लीट की जॉब है तो आप बैचलर कंप्लीट लिख दें। अगर आप झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप जाके फंसेंगे, वो आपको उस कैटेगरी में डालेंगे और उस कैटेगरी में जब आपसे वो मांगेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे और ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी आपको। इंक्लूड एनी ट्रेनिंग क्वालिफाइंग फॉर योर जॉब एंड द स्कॉलरशिप अवार्ड दैट यू हैव वन, आल्सो टेल देम वेदर द ट्रेनिंग वाज स्पॉन्सर्ड बाय बिजनेस और गवर्नमेंट।
अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है या आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की हैं, कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है, इवन कि अगर आपने कोई ऐसी ट्रेनिंग ली है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड थी, वो मेंशन करें आप। ये गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग थी। इसका इनफैक्ट फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, लोग समझते हैं कि फ्री में ट्रेनिंग की है, इसका बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट जाएगा। बैड इम्पैक्ट नहीं जाएगा, सही इम्पैक्ट जाएगा कि आप कंटिन्यू अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते रहें, आप रिसर्च करते रहें कि आप अपने फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास, जब भी तो आप जॉब और एजुकेशन एक साथ कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होते तो आप सिर्फ जॉब करते, आप क्यों पढ़ रहे होते, या फिर आप सिर्फ पढ़ते जॉब नहीं कर रहे होते। तो आप फाइनेंशियली परेशान हैं, इसीलिए आप मुसलसल एक जगह बैठे नहीं रहे, आपने अपने आप को स्किल को अपग्रेड करते रहे, आप रिसर्च में रहे कि कहाँ से मैं फ्री ट्रेनिंग हासिल कर सकता हूँ, गवर्नमेंट किन प्रोग्राम में स्पॉन्सर्ड कर रही है, सब्सिडी दे रही है, आप उसमें जाके ज्वाइन कर रहे हैं, और ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर। इंक्लूड एनी रेलिवेंट सेमिनार और वर्कशिप यू हैव अटेंडेड एज वेल एज सर्टिफिकेट्स और अदर डॉक्यूमेंट यू हैव रिसीव्ड। आप जितने भी डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें आप शो करें। सारी चीज़ें शो करने से मुराद ये है कि ऐसा नहीं कि आप सब कुछ शो कर दें, एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप प्रेजेंट करें। ऐसा नहीं कि 360 डिग्री पे चले जाएं, एक सर्टिफिकेट जिसकी वहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनती प्रेजेंट करने की, उसका कोई लेना देना ही नहीं है आपके एम्प्लॉयर से, और जॉब डिस्क्रिप्शन से उस जॉब पोजीशन पे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको देना वहाँ पे फजूल है। फोकस ऑन योर ओवरऑल थीम यानी कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर उस थीम को पूरा नज़र में रखें, एंड देन उस थीम की बेस पे आप अपनी सीवी बनाएं। शो रिलेशनशिप बिटवीन योर प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर टारगेट फील्ड, यानी कि आप जो अब जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका क्या रिलेशनशिप बनता है आपकी पिछली जॉब वगैरह से। डिस्क्राइबिंग जो वर्क एक्सपीरियंस को बताएं। लीड जो जॉब इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि लेटेस्ट जो आपकी एजुकेशन है या लेटेस्ट आपकी जॉब है वो पहले आएगी, एंड देन आप पिछली जॉब्स की तरफ जाते रहेंगे। इंक्लूड एनी पार्ट टाइम इवन अनरिलेटेड टू योर करंट कैरियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि कोई पार्ट टाइम अगर आपने जॉब की है, अगर वो अनरिलेटेड भी है फिर भी आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इससे ये होगा कि बंदा काम में लगन है, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है, इसलिए ये काम कर रहा है। बिफोर और आफ्टर ईच जॉब लिस्टिंग स्टेट योर फंक्शनल टाइटल सच एज सेल्स पर्सन, यानी कि जो आपका फंक्शनल टाइटल है, अगर आप लिखते जा रहे हैं कि 2011 से लेके 2013 तक मैं जो है एक सेल्स पर्सन के तौर पे काम करता था, उसके बाद 2013 में मैं सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट हो गया, और तो आप ऊपर लिखेंगे सेल्स पर्सन, फिर उसके बाद सेल्स मैनेजर, जो आपका जॉब रोल है, जो फंक्शनल टाइटल था वो आप लिखते रहेंगे। नेम एंड लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉयर की होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, क्या प्रोडक्ट हैं, किस कैटेगरी की थी वो आपने लिखना है, कितना अरसा आपने काम किया, आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट और आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। और एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने 10 साल काम किया है तो आपके वहाँ रहने की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू एड हुई, क्या इंप्रूवमेंट आई, वो आपने लिखना है। सॉरी। फॉर एग्जाम्पल डेवलप अ न्यू फिलिंग सिस्टम दैट रिड्यूस पेपर वर्क बाय 50%, ये एक एग्जाम्पल दी गई है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। कॉमन कमांड ऑफ अदर लैंग्वेज, कंप्यूटर एक्सपर्टीज, डेट यू कैन स्टार्ट वर्किंग, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा लिखा होता है सीवी पे एट द एंड ऑफ योर रिज्यूमे, बट डूइंग सो इज़ नॉट नेसेसरी। आप देखते होंगे कि हमने देखा, हमें एक सीवी नजर आया, उसके नीचे लिखा था रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, हम कॉपी पेस्ट करके लिखना शुरू कर देते हैं। इवन कि अगर आपसे वो मांग लेंगे भाई आपके पास रेफरेंस अवेलेबल है, तो पता चला आप रेफरेंस दे ही नहीं पाए। एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट, डिस्क्राइब एनी वॉलंटियर एक्टिविटी दैट डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल एंड एबिलिटीज, वो आप लिखें। लिस्ट एनी प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आप लिखें। लिस्ट स्किल यू लर्न इन दीज एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन हाउ दीज स्किल आर रिलेटेड टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी कि वो स्किल्स और वो एक्टिविटीज़ जो आपकी जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर उससे रिलेटेड हैं तो उनको लाजमी लिखें। रिज्यूमे डिसेप्शन, 1 in 4 रिज्यूमे हैज़ अ लाई इन इट, यानी कि ये देखें, अगर आप ये रिसर्च है और हैंडआउट्स में लिखा हुआ है आपके, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अगर आप 4 रिज्यूमे उठाएं तो उनमें से 3 रिज्यूमे ऐसी होंगी जो बिल्कुल एक्यूरेट होंगी, और एक रिज्यूमे के अंदर लाजमी झूठ लिखा हुआ होगा, यानी कि क्लेमिंग नॉन एग्जिस्टेंट एजुकेशनल क्रेडिट, एक चीज़ जो आपको स्कॉलरशिप कभी मिली नहीं और आपने लिख दिया स्कॉलरशिप मिली है। आप अपनी डेट जो है एम्प्लॉयमेंट की, आप 2011 से लेकर 2015 तक जॉब की है, 2015 से 2018 तक आपने जॉब ही नहीं की, तो आप क्या कर रहे हैं, डेट्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिचुएशन में ये भी होता है कि हो सकता है इत्तेफाक हो जाता है, जब आप झूठ बोलते हैं तो जब ही इत्तेफाक होता है, ये बात मेरी याद रखें। हो सकता है आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप प्रीवियस जिस कंपनी का नाम झूठ लिख रहे हो, जो बंदा वहां बैठा हो सकता है वो वहां से मूव करके आया हो, या उसका कोई जानने वाला वहां जॉब करता हो, और वो जब आपकी इंक्वायरी होगी ना तो बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा आपका। क्लेमिंग टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, आप क्लेम करें मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और मैं तो लाखों डॉलर कमाता हूँ, तो ये आपके खिलाफ चले जाएगा। जो सच है वो आप लिखें, झूठ ना लिखें। ओमिटिंग जॉब दैट माइट केस एम्बेरसमेंट, यानी कि अगर आपने किसी निचले पोस्ट पे जॉब की है, आप
एक ऑर्डिनरी वर्कर की जॉब करके एक बंदा आहिस्ता आहिस्ता ही मूव करके टॉप पोजीशन पे जाता है। कोई भी बंदा जाते ही सीईओ या सीओओ नहीं बन जाता। इजीली आप जो है पहले एक छोटी पोजीशन पे होती है एंड देन ग्रेजुअली आप मूव करते हैं आप इन द हायरार्किकल ऑर्डर। तो आप ऐसी जॉब जो नीचे आपने की हैं वो आप ओमिट कर देते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपकी रिज्यूमे के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डालेगा कि आप ग्रेजुअली मूव करते हुए ऊपर आए। पर्सनल डेटा, आपका जो पर्सनल डेटा है वो होना चाहिए। आप अपनी रिज्यूमे को लाजमी रिवाइज करें। टूल होंगे, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए। द परफेक्ट रिज्यूमे रिस्पॉन्ड टू द रीडर नीड एंड परफॉर्म अवॉइड सम कॉमन फॉल्ट्स। यानी कि कुछ कॉमन फॉल्ट हैं वो आपने अवॉइड करना है। जैसे कि आपकी रिज्यूमे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत हार्ड टू रीड हो, बहुत ज़्यादा वर्डी नहीं हो, टू स्लिक। द रिज्यूमे अपेयर टू हैव बीन रिटन बाय समवन अदर देन द एप्लीकेंट विच रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर द क्वालिफिकेशन हैव बीन एक्सेगरेटेड। आप अपनी सीवी आप क्या करते हैं, बहुत से लोग आसान हल निकलवा लेते हैं कि भाई जाते हैं, एक टाइपिस्ट बैठा हुआ होता है और उसके पास 50-60 किस्म के फॉर्मेट होते हैं, वो बस कॉपी पेस्ट करके दे रहा होता है। आप खुद सोचें, अगर आप अपनी सीवी बनाने के लिए खुद सीरियस नहीं है, वो चीज़ जिसकी बेस पे आपने जॉब हासिल करनी है, उसकी बेस पे आपका घर चलेगा, आप तरक्की करेंगे, आप आगे पढ़ेंगे, आप अपनी लाइफ में मूव करेंगे, आपका पूरी कैरियर डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। आप एजुकेशन हासिल करने के लिए 4-4 साल 6-6 साल लगाते हैं, फेल होते हैं, मेहनत करते हैं, कोर्स को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन एक रिज्यूमे बनाने के लिए अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी, आप अपने करियर में कुछ नहीं कर सकते। Amateurish, the applicant appear to have little understanding of the business world or of a particular industry as revealed by including wrong information or presenting it awkwardly। यानी कि आपने अपनी सीवी में लिख दिया कि आप बिल्कुल बिल गेट्स हैं, लेकिन जब आपकी सीवी पढ़ी और आपके सामने इंटरव्यूअर ने आपकी सीवी से आपके सवाल कर लिए तो उस टाइम आप बिल्कुल टेन टाइम फिश हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब देना। पुअर रिप्रोड्यूस यानी कि पुअरली बनाई गई हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं हो, पहले एजुकेशन आ रही है तो एजुकेशन के बाद स्किल्स आ रही हैं, स्किल के बाद कुछ और आ रहा है, फॉर्मेट बिल्कुल ठीक नहीं है, अरेंज बिल्कुल ठीक नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, मिस स्पेलिंग हो या ग्रामेटिकल एरर हो उसके अंदर। बूस्टफुल हो द ओवरऑल ओवर कॉन्फिडेंट टून मेक द रीडर वंडर वेदर द एप्लीकेंट सेल्फ इवेल्युएशन इज रियल। यानी कि आपने कोशिश करना है कि ओवर कॉन्फिडेंट टून नहीं आनी चाहिए, एक बूस्टफुल होनी चाहिए, एक सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर आप कॉन्फिडेंट लगना चाहिए जिससे रीडर को ये लगे कि हाँ भाई वाकई एप्लीकेंट जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। और अगर वो आपकी सीवी से कोई सवाल कर ले तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। डिसऑनेस्ट नहीं होनी चाहिए, गिमिकी नहीं होना चाहिए। द वर्ड स्ट्रक्चर डेकोरेशन और मटेरियल यूज इन द रिज्यूमे डिपार्ट सो फार फ्रॉम द यूजुअल सो टू मेक रिज्यूमे इनइफेक्टिव। यानी कि ऐसे वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए जो आप बोलेंगे भाई मैं बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश लिख देता हूँ, तो वो और इनइफेक्टिव हो जाएगी। Produce your traditional resume with the less than a minute to make a good impression. Your resume need to look sharp and grab a recruiter interest in a first few lines. फर्स्ट फ्यू लाइंस आप ऐसी लिखें जिससे आप अपने रीडर का इंटरेस्ट ग्रैब कर लें। जैसे आप एक मिसाल ले लें कि एक फाइनेंशियल मैनेजर की उनकी पोजीशन के लिए जॉब चाहिए, तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें। सबसे पहले अपनी स्किल एंड एबिलिटीज़ आप लिखें। तो आप क्या लिखेंगे कि भाई फलानी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर की जॉब कर चुका हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो उस जॉब में जो पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आप पहली 2-3 लाइनों में लिखते हैं। तो उससे रीडर इस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएगा कि हाँ यार, जिस काम के लिए मुझे बंदा चाहिए वो काम इसे आता है, एंड देन वो ग्रेजुअली आपकी पूरी सीवी को आगे रीड करेगा। अगर वो स्किल्स ही नहीं लिखी हुई तो वो रीड ही नहीं करेगा। ट्राई टू कीप योर रिज्यूमे टू 1 पेज। आप अपनी कोशिश करें कि आपकी सीवी जो है वो 1 पेज पे रहे, 1 पेज से ज़्यादा ना हो। 1 पेज का फॉर्मेट क्या होता है, इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, फ्री में बस जाके वहाँ पे डेटा लिखें, आपको 1 पेज पे सीवी ऑटोमेटिक बन के निकल के मिल जाएगी। यूट्यूब पे सर्च कर लें किस तरीके से सीवी बनानी है। ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी बेहतरीन सीवी डिज़ाइन के साथ सिर्फ डेटा डाल के आप बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच यूज द क्रोनोलॉजिकल अप्रोच अनलेस यू हैव अ वीक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। यानी कि अगर क्रोनोलॉजी भले से आपके वीक एम्प्लॉयमेंट है, आपने सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो उसमें भी कोशिश करें क्रोनोलॉजिकल ऑपरेटर में ऑर्डर में आप अपनी सीवी लिखेंगे। पहले आप जो थे एक आम वर्कर भर्ती हुए, उसके बाद आप इंचार्ज बन गए, उसके बाद आप जो है वो अ, उससे ऊपर पोजीशन पे चले गए, असिस्टेंट मैनेजर बन गए, अंदर मैनेजर बन गए। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में भी क्रोनोलॉजिकल अप्रोच को आप अपनाने की कोशिश करें। फॉर्मेट एंड स्टाइल यूज फैक्ट नॉट ओपिनियंस। ओपिन इससे क्या मुराद है कि आप फैक्ट यूज करें, ऐसी बातें जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी कि झूठ बोलना हर जगह बुरा समझा जाता है, सच बोलना हर जगह अच्छा समझा जाता है। आप बोले मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, तो ये एक फैक्ट ओपिनियन हो जाएगा आपका कि भाई मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसको कौन साबित करेगा। फैक्ट ये है कि सच बोलना अच्छी बात है, ये एक फैक्ट हो जाएगा। अडोप्ट एन यू एटीट्यूड, यानी कि यू एटीट्यूड से मुराद है कि आप अपने आप को ऐसा समझ के लिखें कि आप रीडर हैं और आप ये सीवी पढ़ रहे हैं और रीडर के मुतालिक बात हो रही है, ना कि आपके मुतालिक बात हो रही है। ओमिट द डेट ऑफ प्रिपरेशन, डिजायर्ड सैलरी एंड वर्क शेड्यूल, ये चीज़ें ना लिखें उसके अंदर। ओपनिंग इंक्लूड कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन,
नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, करियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, आपकी स्किल की समरी होनी चाहिए। स्किल समरी प्रेजेंट योर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट, यानी कि स्किल समरी आप जब लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो काम आपको सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले लिखें, यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहलाता है। एजुकेशन लिस्ट द नेम एंड लोकेशन ऑफ एवरी पोस्ट सेकेंडरी स्कूल यू हैव अटेंडेड विद डेट्स एंड विद डिग्री सर्टिफिकेट ऑब्टेन, यानी कि जहाँ जहाँ आपने तालीम हासिल की है, कब कब हासिल की है, उसकी डेट, उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन करें। अदर एक्सपीरियंस सेमिनार या वर्कशॉप वगैरह आपने अटेंड की हैं तो वो भी उसका भी जिक्र करें। वर्क एक्सपीरियंस, स्किल एंड अकम्पलिशमेंट, ऑल रेलिवेंट स्किल, पेड एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटियर वर्क, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, जो जो चीज़ें आपने की हैं वो सब लिखें। प्रोवाइडेड नेम एंड लोकेशन ऑफ ईच एम्प्लॉयर विद डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लिस्ट जॉब टाइटल, डिस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ईजी वर्ड है, सिंपल आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट लिस्ट, ऑल रेलिवेंट ऑफिस एंड लीडरशिप पोजीशन लिस्ट, प्रोजेक्ट यू हैव अंडरटेकन, जो आपने प्रोजेक्ट किए उनकी डिटेल लिखें। मेंशन एबिलिटी टू ऑपरेट स्पेशल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग टेक्निकल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर स्किल, अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत अच्छा चलाना आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। कोई टेक्निकल मशीन वगैरह है, कोई इक्विपमेंट है वो आपको चलाना आता है तो उसका जिक्र लाजमी करें। पर्सनल डेटा ओमिट पर्सनल डिटेल दैट माइट बी सीन नेगेटिव टू यूज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू, यानी कि ऐसी कोई पर्सनल डिटेल वहाँ पे ना दे दें जो कि आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सके। कोशिश करें बस अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देते हैं, और कोशिश करें कि एनआईसी नंबर और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वहाँ पे मत दें। लीव पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ अनलेस यू दे हैव अ रेलेवेंट पोजीशन बीइंग सॉट, यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो आप नहीं दिखाएं जब तक ऐसी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो आपको पर्सनल इंटरेस्ट दिखाना, तो आप कोशिश करें। लिस्ट अ रेफरेंस ओनली व्हेन परमिशन टू डू सो, रेफरेंस आप जब ही लिखें जब आपको कोई परमिशन हो, वहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट हो कि आप किसके रेफरेंस से अप्लाई कर रहे हैं लिखें, तभी लिखें वरना ना लिखें। Submitting scannable resume. When submitting your resume by email, don't attach it as a separate document. Most human resource department won't accept attached file. Instead, paste your resume into the body of your email message. यानी कि कोशिश करें कि आप जो है वो फाइल अटैच करके ना भेजें, बल्कि ईमेल की बॉडी में जो है वो उसको कॉपी करें, कॉपी करके उसकी ईमेल की बॉडी में पेस्ट कर दें। बहुत से लोग जो हैं वो स्कैनेबल रिज्यूमे, बहुत ज़्यादा एचआर के लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब मैं भी ऐसा ही करता था हमेशा कि मैं अपनी ईमेल अटैच करके भेज देता था, तो ये मेरे लिए भी लर्निंग हुई है कि ईमेल को जैसे आप ये है ना, अब मैं इस फाइल को ईमेल के अंदर अटैच करके आपको सेंड कर देता हूँ, तो ऐसे नहीं, वो आप कोशिश करें कि ईमेल जो 1 पेज की बनी हुई हो सीवी, उसको कॉपी करें, कॉपी करके पिक्चर के तौर पे आप पेस्ट करके भेज सकते हैं। प्रूफ रीड योर रिज्यूमे वंस योर रिज्यूमे इज कंप्लीट, अपडेट इट कंटिन्यूअसली एज ऑलरेडी मेंशन एम्प्लॉयमेंट इज बिकम मच मोर फ्लेक्सिबल दीस डेज, सो इट्स लाइकली यू विल वांट टू चेंज एम्प्लॉयर। एग्जामिन द फॉलोइंग रिज्यूमे एंड राइट अ क्रिटिक ऑफ इट, ये अपनी सीवी को देखें और उसमें लिखें, ये देखें एक सीवी बनी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नईम अहमद, एड्रेस दिया हुआ है, होम और ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, और ये सारी अचीवमेंट दी हुई है, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या काम किया। तो गाइस ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सजेशन है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जिस तरीके से आपको सूटेबल हो हमसे कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। शर्त यह है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फ़ायदा इसमें आपका ही है। फाइनल टर्म्स आने वाले हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, सारी फाइलें हम अपलोड करेंगे इंपॉर्टेंट आप अपने चैनल के ऊपर, तो वो आपको मिल जाएंगी, उससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और हम मोटिवेट होंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारे साथ मदद करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।